गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप सभी का क्लियर एसएससी चैनल में स्वागत है। ये बायोलॉजी का 6 नंबर का वीडियो है। आज हम लोग बायोलॉजी में 20 से 30 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिएगा, जिससे ये वीडियो का लाभ उन तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर किससे बने होते हैं? ऑप्शन है पिगमेंट, इलास्टिन, एलुबिन और कैरेटीन। तो मानव नाखून किससे बने होते हैं? कैरेटीन से बने होते हैं। कैरेटीन एक कठोर रेशेदार प्रोटीन होता है। कठोर प्रोटीन है जो मानव शरीर के बाहरी संरचनात्मक तत्वों का मुख्य घटक है। यह न केवल नाखून में बल्कि ये बालों में भी और त्वचा की बाहरी परत में कौन? एपिडर्मिस में भी पाया जाता है। त्वचा की बाहरी परत में पाया जाता है। प्रोटीन इन संरचनाओं को उनकी मजबूती और सुरक्षात्मक गुण प्रदान करता है, जिससे वे टूट फूट और पानी की क्षति से बचे रहें। और कैरेटीन पक्षियों के पंख, जानवरों के खूर, सींग और ऊन में भी कैरेटीन ऊन भी कैरेटीन से ही बने होते हैं। जानवरों में खुर, सींग तथा ऊन भी कैरेटीन से बने होते हैं। तो मानव नाखून किससे बने होते हैं? कैरेटीन से। ये कहाँ? बाल और त्वचा की बाहरी परत में भी पाए जाते हैं। ये कठोर रेशेदार प्रोटीन से बनी होती है। इनकी संरचनाएं कठोर और यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर डैश रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? हाइपोग्लाइको ग्लाइसेमिक, ऑब्स्टेट्रिक, न्यूरोलॉजिक और हेपेटाइटिस बी। तो इसका सही आंसर है हाइपोग्लाइसेमिक। ग्लूकोमीटर एक चिकित्सक उपकरण है। क्या है? ग्लूकोमीटर चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग रोगियों के रक्त में ग्लूकोज मतलब शर्करा के स्तर को मापने में किया जाता है। शर्करा के स्तर को मापने में किया जाता है। तो हाइपोग्लाइसेमिया यह स्थिति होती है जब रक्त शर्करा का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। तो मधुमेह मतलब डायबिटीज के रोगियों में इंसुलिन या दवा की अधिकता के कारण होता है। मधुमेह के रोगियों में इंसुलिन या दवा की अधिकता के कारण होता है। के कारण तो हाइपोग्लाइसेमिक किसके कारण होता है? कि जब मतलब रक्त में शर्करा का स्तर सामान्य से या कम हो जाएगा। तो ये क्यों कम होता है? कि मधुमेह के रोगी लोग इंसुलिन या दवा का अत्यधिक सेवन करते हैं, तो हाइपोग्लाइसेमिक रोग हो जाता है। मधुमेह रोगियों को रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और खतरनाक हाइपोग्लाइसेमिक स्थिति से बचने के लिए नियमित रूप से ग्लूकोमीटर का उपयोग करना आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेफ्राइटिस एक चिकित्सीय स्थिति है जो डैश प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? किडनी को, हृदय को, मस्तिष्क को और मांसपेशी जोड़ को। तो ये नेफ्राइटिस ये किडनी को प्रभावित करती है, गुर्दा को प्रभावित करती है। नेफ्राइटिस शब्द
ग्रीक शब्द से मिलके बना है। नेफ्रोस का मतलब होता है गुर्दा, और सफिक्स जिसको हम लोग आइटिस, जिसका अर्थ होता है सूजन या इन्फ्लेमेशन। नेफ्राइटिस शब्द का शाब्दिक अर्थ हो गया गुर्दे की सूजन। यह स्थिति गुर्दे की उन छोटे निस्पंदन इकाइयों को प्रभावित करती है जिन्हें ग्लोमेरुलर या नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्राइटिस के कारण गुर्दे नेफ्राइटिस का कारण क्या है कि गुर्दे रक्त से अवशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को प्रभावी ढंग से फिल्टर करने की अपनी क्षमता खो देते हैं। गुर्दे रक्त से क्या अवशिष्ट और अत्यधिक तरल पदार्थ को फिल्टर करने की क्षमता खो देते हैं। मतलब जो किडनी है वो रक्त से जो अवशिष्ट पदार्थ या तरल पदार्थ होता है उससे वो मतलब पूरी तरह से वो फिल्टर नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए नेफ्राइटिस के इफेक्ट होने से किडनी ऐसा काम करती है। जबकि हम लोग जानते हैं कि हृदय की सूजन को क्या कहा जाता है, कार्डिटिस कहा जाता है, और मस्तिष्क की सूजन को हम लोग एनसेफेलाइटिस कहते हैं, और मसल्स ज्वाइंट मतलब जोड़ों की सूजन को अर्थराइटिस कहते हैं। जब मांसपेशी के जोड़ में प्रॉब्लम होने लगती है तो उसको उस बीमारी को क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस। और ब्रेन में जो होता है सूजन होने लगता है इनको इंसेफेलाइटिस कहते हैं, और हृदय की सूजन को कार्डिटिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश धमनी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त नहीं ले जाती है। इसका ऑप्शन क्या है, हृदय धमनी, वृक्क धमनी, यकृत धमनी या फुफ्फुस धमनी। तो हम लोग जानते हैं क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी। धमनी क्या होता है कि धमनियां वे रक्त वाहिनियां होती है जो हृदय से रक्त को हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में लेके जाती है, शरीर के विभिन्न भागों में लेके जाती है। अधिकांश धमनियां क्या होती हैं, ऑक्सीजन युक्त, मतलब अधिकतर धमनियां जो रक्त के साथ क्या जाता है, ऑक्सीजन युक्त होती है। लेकिन जो फुफ्फुस धमनियां है ये अपवाद है। ये धमनियां राइट वेंट्रिकल, जिसको दाएं वेंट्रिकल कहते हैं, से ये क्या करती है, ये रक्त को फेफड़े तक लेके जाती है, फेफड़े तक लेके जाती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। मतलब ये बिना ऑक्सीजन ऑक्सीजनित रक्त होता है या फेफड़े में जाकर ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, मतलब पल्मोनरी वैन पल्मोनरी वेन भी मतलब सीरा भी यही काम करता है कि ये ऑक्सीजन युक्त को सीरा जो होता है ऑक्सीजन युक्त होता है, रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाता है। इसका क्या है, अपवाद में फुफ्फुस सीरा, ये क्या करता है, ऑक्सीजन युक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त होता है, ये रक्त को फेफड़े से हृदय तक लेके जाता है। मतलब मानव शरीर में एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजन रहित है रक्त ले जाती है वो फुफ्फुस धमनी कहलाती है। ये दाएं वेंट्रिकल से रक्त को शुद्धिकरण के लिए फेफड़े तक ले जाती है। दाएं वेंट्रिकल से क्या करती है, रक्त को शुद्धिकरण के लिए फेफड़े तक लेके जाती है, तक लेकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
डैश जीव शरीर के बाहर भोजन को तोड़ते हैं और फिर उसे अवशोषित करते हैं, तो क्या हो जाएगा? डिरेक्टा, राइजोपोसस, मैग्नीफेरा और मनुष्य, तो राइजोपस। ये क्या होता है? ये सॉरी, राइजोपस यह भोजन ग्रहण का एक विशिष्ट यह भोजन ग्रहण करने का विशिष्ट विधि है जिसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। राइजोपस एक प्रकार का क्या है? कवक है, जिसे आमतौर पर ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। कवक अपने शरीर के बाहर पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं, पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं और जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल रूप में तोड़ते हैं। इसके बाद वे सरल पदार्थ कोशिका भित्ति के माध्यम से क्या करते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल रूप में तोड़ते हैं और ये तरल पदार्थ को ही क्या कर सरल पदार्थ को इसे कोशिका भित्ति के माध्यम से अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। कवक जैसे राइजोपस को कंपोजिटर अपघटक भी कहा जाता है, क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र में मृत और क्षारीय पदार्थों पर भी निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस कोशिका अंग को छोटे गोल अंग के रूप में परिभाषित किया गया है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीकरण प्रक्रिया से गुजरता है? सेंट्रोसोम, रिक्तिका, नाभिक और पेरोक्सीसोम। तो आंसर होगा पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम क्या है? ये कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले छोटे एकल झिल्ली वाले अंगक होते हैं, झिल्ली वाले अंगक हैं। इनका प्राथमिक कार्य क्या है? ऑक्सीडेटिव प्रतिक्रिया करना। कार्य क्या है इनका? ऑक्सीडेटिव काम करना, प्रतिक्रियाएं करना। इसमें क्या होता है? इस प्रतिक्रिया में एंजाइम का उपयोग करके विषैले हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करते हैं। क्या है? एंजाइम का उपयोग करके विषैले हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे प्लांट सेल के कुछ पार्ट देखते हैं। ओजोन परत को किस प्रकार के, अगर ये पेज एक्स्ट्रा ऐड कर दे, चाहे इसके क्वेश्चन और होंगे आगे में तब इसके बारे में। ये इसमें प्लांट सेल का पार्ट के बारे में दिखाया गया कि सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन क्या होते हैं। ये होते हैं सेल वॉल, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस ऐसे दिखता है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट, परमॉक्सिसोम और वैक्यूल। ठीक है, ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित करते हैं। ओजोन परत कहाँ मिलता है? ये समताप मंडल पे स्थित है, समताप मंडल पे स्थित है, स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित है, स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित है। ये प्राकृतिक रूप से ढाल का काम करता है। ओजोन परत मुख्य रूप से क्या कार्य करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें
सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें यूवी विकिरण को अवशोषित करती है यूवी किरणें के पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से मनुष्य, पौधों और जानवरों को गंभीर नुकसान हो सकता है। किसको किसको नुकसान होता है? पौधे, जानवरों को गंभीर रूप से नुकसान होता है। ये नुकसान होता है। जैसे कि तो अगर मानव में होगा तो त्वचा कैंसर कर देगा, मोतियाबिंद, फसल की क्षति होगी। ये सारे हानि होते हैं ओजोन परत के क्षय होने से। यू ठीक है। ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाले अधिकांश पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ठीक है। और सतह को नुकसान होने तक बचाती है, नुकसान होने से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोन्यूलेक्स निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? डायनोफ्लैगलेट से संबंधित है। गाइनोलेक्स क्या है? एक समुद्री एकल कोशिका जीव है, एकल कोशिका जीव है जो डायनोफ्लैगेट के श्रेणी में आता है। डायनोफ्लैगलेट श्रेणी में आता है, समूह में आता है। डायनोफ्लैगेट क्या है? प्लांटी जगत के प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत है। प्लांटी जगत के प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत आते हैं। इनकी विशेषता दो कशाभिकाएं, फ्लैगेला और सेलुलोज से बनी कठोर प्लेट जैसी कोशिका भित्ति होती है। इसकी विशेषता क्या है? दो फ्लैगेला, दो कशाभिकाएं, फ्लैगेला और सेलुलोज की कठोर प्लेट जैसी कोशिका भित्ति की बनी होती है। हम लोग बायोलॉजी तो बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लेते, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एकदम डीप में। इसलिए ये सब क्वेश्चन का आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सम्मिलित है? इसके बारे में बताना है। तो न्यूक्लियस, लिपिड मेटाबॉलिज्म, लाइसोसोम, सुसाइड बैग, तो हम लोग जानते हैं गलत सम्मिलित बना, ये तुम जानते हैं। लाइसोसोम सुसाइड बैग कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। तो क्या गलत है? तो न्यूक्लियस, लिपिड मेटाबॉलिज्म का। नाभिक का कार्य क्या है? नाभिक का कार्य है, नाभिक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। इसका मुख्य कार्य आनुवंशिक सामग्री डीएनए को संग्रहित करना है और कोशिका विभाजन और जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना है। क्या करना है? कोशिका विभाजन, ये नाभिक का कार्य है। कोशिका विभाजन और जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना है। यह सीधे तौर पर लिपिड उपापचय में शामिल नहीं होता है। लिपिड उपापचय मुख्य रूप से क्या होता है? ये चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पैरोक्सिसोम्स में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पैरोक्सिसोम्स में
होता है। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन हो रहा है? न्यूक्लियस। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं। मछलियों में रक्त परिसंचरण एकल परिसंचरण कहलाता है। जैसे मछलियों में रक्त परिसंचरण होता है एकल परिसंचरण, सिंगल सर्कुलेशन कहलाता है। यह केवल हृदय भी ऑक्सीजनस रक्त को पंप करता है, जो गलफड़े में ऑक्सीजन लेता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में विस्तृत बढ़ जाता है और फिर वापस हृदय में आ जाता है। ठीक है, ये गिल से वो ऑक्सीजन लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जीव जिनमें परिभाषिक केंद्रक या अंगक नहीं होते उन्हें डैश जगत में वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन क्या होगा? मोनेरा। मोनेरा जगत इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक, मोनेरा जगत में सारे कौन से आते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं। इसकी विशेषता क्या है? इसमें स्पष्ट रूप से केंद्रक और झिल्ली बंद कोशिका अंगक नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब नहीं पाए जाते हैं। और जैसे सभी प्रकार के जीवाणु, नीलहरी शैवाल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, मोनेरा जगत के ही अंतर्गत आते हैं। तो वे जीव जिनमें परिभाषिक केंद्रक या अन्य झिल्ली बंद अंगक अनुपस्थित होते हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक जीव कहा जाता है और वे मोनेरा जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। जैसे इसमें कोई भी कहाँ केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये स्पष्ट से नहीं पता चलता, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। कॉलम ए को बी से सम्मिलित करना है। तो हम लोग जानते हैं जो एनालिडा होता है वो अर्थवाम खंडित शरीर वाले कीड़े होते हैं, जैसे केचुआ, और एनालिडा जो समूह होता है वो खंडित शरीर वाले कीड़े जैसे केचुआ और जॉक। तो एनालिडा हो जाएगा अर्थवाम। दूसरा आर्थ्रोपोडा, वो आर्थ्रोपोडा होता है चींटी, सबसे बड़ा फाइलम है जिसमें खंडित पैर और बाह्य कंकाल वाले जीव जैसे चींटियां, मकड़ी, केकड़े शामिल होते हैं। तीसरा है एकाइनोडर्मेटा, ये समुद्री सी स्टार केवल समुद्री जीव होते हैं जिनकी त्वचा पर रीढ़ जैसी संरचना होती है, समुद्री सितारा, समुद्री अर्चन। और दूसरा है प्लेटीहेलमिन्थेस, ये टैपवार्म, चपटे कृमि जिनमें टैपवार्म फीता शामिल होता है। तो क्या हो जाएगा? एक का डी, तो एक का डी यहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, 2 का सी, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। किस पत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है? तो तेंदु पत्ते का यूज बीड़ी बनाने में किया जाता है। तेंदु के पत्ते का उपयोग भारत में बीड़ी बनाने के लिए एक रेपर के रूप में काम किया जाता है। रेपर के रूप में काम किया जाता है। तेंदु के पत्ते अपने विशिष्ट बनावट, लचीलेपन और गैर दहनशीलता के कारण इस उद्देश्य के लिए आदर्श माने जाते हैं। ये भारत के कई राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े वनोपज में उगाया जाता है, जो लाखों लोगों को मौसमी रोजगार प्रदान करता है। जबकि नीम का पत्तियां औषधीय उपयोग के लिए जानी जाती है। चंपा फूल सुगंधित होते हैं, पत्तियों का उपयोग बीड़ी में नहीं होता है। बीटल पान, पत्तियों का उपयोग चबाने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। ये है तेंदू के पत्ते, इसी से बीड़ी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? मछली घर, मिठाई, रेगिस्तान हो तो मरुस्थल, डेजर्ट, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। तो ये सब हम लोग ने कौन सा मानव निर्मित है? एक्वेरियम। मानव निर्मित या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र
क्या होता है, ये एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है जिसे मनुष्य द्वारा बनाया और बनाए रखा जाता है, जिसमें जैविक और अजैविक घटकों की परस्पर क्रियाएं मनुष्यों द्वारा नियंत्रित होती है। तो क्या है, मछली घर, एक्वेरियम, यह मनुष्यों द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया है जलीय वातावरण है। इसके लिए मनुष्यों द्वारा कृत्रिम रूप से कृत्रिम बनाया गया जलीय वातावरण है, जलीय वातावरण है, जिसमें जल, मछलियां, पौधे और अन्य जीव कृत्रिम रूप से एक साथ रखे जाते हैं और उनकी जीवन स्थितियों को नियंत्रित किया जाता है। जबकि डेजर्ट क्या है, यह मरुस्थल एक प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है। फॉरेस्ट ये भी प्राकृतिक है और ग्रासलैंड ये भी प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की दो बुनियादी श्रेणियां हैं। कौन कौन सी दो बुनियादी श्रेणियां हैं? तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। मोटे तौर पर दो बुनियादी श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है टेरेस्ट्रियल, जो जमीन पर मौजूद होते हैं, जैसे वन, क्या हो जाएगा, वन, घास के मैदान और मरुस्थल। ये क्या है, स्थलीय। जलीय प्राकृतिक तंत्र क्या होता है, जो पानी में मौजूद होते हैं, पानी में मौजूद, जैसे झीलें, तालाब, नदियां, महासागर। ठीक है, ये दो श्रेणियां पृथ्वी पर जीवन को समर्थन देने वाले सभी प्राकृतिक वातावरणों को समाहित करती है। तो पारिस्थितिक तंत्र की दो बुनियादी श्रेणियां स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, जो उनके भौतिक वातावरण मतलब जमीन या पानी के आधार पर सभी इकोसिस्टम को वर्गीकृत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरी वृक्ष भारत के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, मैंग्रोव वन में। सुंदरी वृक्ष या मैंग्रोव वृक्ष की एक विशिष्ट प्रजाति है। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तटीय क्षेत्र में खारे पानी और मीठे पानी के मिलने वाले मीठे पानी के मिलने वाले स्थानों पर उगते हैं। भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदर वन है, जहां गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। सुंदर वन का नाम इसी सुंदरी वृक्ष से पड़ा है, जो इस क्षेत्र में बहुतायत में पाया जाता है। ये वृक्ष खारे पानी, ज्वार भाटे और मिट्टी की कमी जैसी कठोर परिस्थिति में भी जीवित रहने के अनुकूल होते हैं। इसमें अनुकूल है, खारे पानी में भी, खारे पानी, ज्वार भाटे और मिट्टी की कमी जैसी कठोर परिस्थिति में भी ये जीवित रहने के लिए अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में अवशिष्ट उत्पादों का निस्यंदन या फिल्ट्रेशन गुर्दे में होता है। इन निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ये किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक गुर्दे में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन का कार्य क्या है? ये रक्त को फिल्टर करके अवशिष्ट जैसे यूरिया, अतिरिक्त लवण और पानी को हटाना है, जिससे मूत्र का निर्माण होता है। अवशिष्ट में क्या आ जाएगा? यूरिया, अतिरिक्त लवण है,
और पानी को हटा के मूत्र का निर्माण करता है। नेफ्रॉन में बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस जैसी संरचनाएं शामिल है जो निस्पंदन की प्रक्रिया को पूरा करता है। निस्पंदन की प्रक्रिया को पूरा कौन करता है, मतलब फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस जैसी संरचनाएं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं जालीदार सीरा विन्यास से संबंधित नहीं है, इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? मेज मतलब मक्का। सिरा विन्यास या पत्ती ब्लेड लिमिया में सिराओं और सिराओं के छोटे जाल की व्यवस्था का पैटर्न है। सिरा विन्यास क्या होता है? पत्ती के ब्लेड, इसको मतलब लेमिना में सिराओं और सिराओं के छोटे जाल, सिराओं के छोटे जाल की व्यवस्था का पैटर्न है। जालीदार सिराविन्यास इसमें एक जाल नेटवर्क बनाती है। यह मुख्य रूप से द्विबीजपत्री होती है। द्विबीजपत्री डाइकॉट पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, जैसे गुड़हल, तुलसी, धनिया। समानांतर सिराविन्यास जिसमें एक दूसरे के समानांतर चलती है, यह मुख्य रूप से एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। तो मक्का क्या है? एक बीज पत्री पौधा है, इसलिए इसमें समानांतर शिराविन्यास होता है, ना कि जालीदार। बाकी ये तीनों जो है गुड़हल, तुलसी और ये, इसमें जालीदार शिराविन्यास पाए जाते हैं। जबकि मक्का ही ऐसा है जो एक बीज पत्री है, पत्री पौधे, इसमें कौन सा पाया जाता है? समानांतर नांतर शिराविन्यास होता है। जबकि इसमें जालीदार शिराविन्यास द्विबीजपत्री होते हैं, जो तीनों में पाए जाते हैं, गुड़हल, तुलसी और धनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है? किस तत्व की होती है? आयोडीन की। आयोडीन, ऑप्शन डी। थायरोक्सिन हार्मोन ये थायराइड ग्रंथि द्वारा, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो किससे होता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जो चयापचय मेटाबॉलिज्म, वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। जो चयापचय मेटाबॉलिज्म, वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। आयोडीन ये थायरोक्सिन हार्मोन की संरचना के एक आवश्यक घटक है। थायरोक्सिन ग्रंथि थायरोक्सिन का उत्पादन करने के लिए आहार से आयोडीन को अवशोषित कर लेता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग हो सकता है। घेंगा रोग हो सकता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए आकार में बढ़ जाती है। कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ऑप्शन ए। हरित लवक पादप कोशिका में कौन सा पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। जो हरित लवक होते हैं ये अंगक केवल पादप कोशिका शैवाल में पाया जाता है। पादप कोशिका और शैवाल में, पादप कोशिका और शैवाल में पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, और यह पादप कोशिका को अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता प्रदान करता है।
पादप कोशिका में और एक संरचना होती है जिसमें सेल वॉल कोशिका भित्ति भी होती है, जबकि पशु कोशिका में अनुपस्थित होती है, कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका में। ठीक है, तो कौन सा अंग पादप कोशिका में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट, ये केंद्रिका, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। ये कोशिका पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन जो सेल वॉल है सिर्फ ये पादप में पाए जाते हैं, पादप प्लस जंतु दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पारितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और उत्पादक। तो कौन है सबसे अधिक संख्या में मौजूद है? प्रोड्यूसर, उत्पादक। उत्पादक ये किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के आधार होते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण द्वारा ऊर्जा भोजन का उत्पादन करते हैं, जैसे पौधे और शैवाल। ऊर्जा का पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जाने पर कम हो जाती है, इसलिए निचले पोषी स्तर उत्पादक को उच्चतम पोषक स्तरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संख्या, बायोमास और ऊर्जा के मामलों में सबसे बड़ा होना चाहिए। इस कारण उत्पादक किसी भी स्वास्थ्य इकोसिस्टम में हमेशा सबसे अधिक संख्या में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर इसका निर्माण करती है, जानते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है। केंद्रीय तंत्रिका सिस्टम, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हम लोग जानते हैं तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया। एक किया गया CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें मस्तिष्क और क्या है, मेरुरज्जु शामिल होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। जबकि PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, ये कपाल, ये सीधे मस्तिष्क से निकलती है 12 जोड़े, और मेरु तंत्रिका है जो मेरुरज्जु से निकलती है 31 जोड़े। इसमें सभी तंत्रिकाएं शामिल होती है जो CNS से निकलकर शरीर के बाकी हिस्सों तक फैलती है। इसीलिए क्या बोले, मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका मिलकर किसका निर्माण करती है? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी जीव का प्रत्येक विशेषक निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? तो हम लोग जानते हैं किससे प्रभावित होता है, इक्वली, मतलब इक्वली इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय बोथ मैटरनल और पैटर्नल DNA। मातृ एवं पितृ दोनों DNA के से समान रूप से होते हैं, क्योंकि आनुवंशिक का नियम है यौन प्रजनन करने वाले जीवों में संतान में जो गुणसूत्र का निर्माण होता है, एक उसमें एक सेट माता का और एक सेट पिता का होता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक विशेषज्ञ को निर्धारित करने वाले जीन का एक युग्म विकल्पी माता से और दूसरा पिता से आता है। इस प्रकार किसी भी विशेषज्ञ को निर्धारण करने वाले आनुवंशिक कारक माता और पिता दोनों से समान रूप से प्रभावित होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? D नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है?
तो कंजर्वेशन, वेरिएशन, रिप्रोडक्शन और स्ट्रगल। तो क्या है? वेरिएशन। भिन्नता यह विशेषता है जो किसी प्रजाति के सदस्यों के बीच आनुवंशिक या भौतिक अंतरों को संदर्भित करती है, क्योंकि पर्यावरण के बदल जाने पर केवल वही जीव जीवित रहने में सफल होते हैं जिसमें उस नए वातावरण के अनुकूल भिन्नताएं मौजूद होती है। इस प्रकार भिन्नताएं प्रजातियों को बदलती परिस्थिति के अनुकूल होने और लंबी अवधि में जीवित रहने में मदद करती है। मतलब वेरिएशन मतलब होता है भिन्नता, मतलब जो ऐसे जीव जो किसी भी परिस्थिति में रह सके। पर्यावरण बदलता जाएगा लेकिन वो हर परिस्थिति में वो सरवाइव कर सकते हैं और लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। तो क्या जरूरी है उसके लिए? विनेता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन किडनी, हार्ट और ब्लड प्रेशर। तो इसका हम लोग ऑप्शन से पता चल रहा है, इसका होगा ऑप्शन राइट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र, क्योंकि मूत्राशय का नियंत्रण, मूत्राशय का दाब और मूत्र त्यागने की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जिसे मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। जब मूत्राशय बढ़ता है तो क्या होता है? तंत्रिका तंत्र मूत्राशय की दीवार में मौजूद क्या कहती है? स्ट्रेच रिसेप्टर्स से संकेत प्राप्त करता है जो मस्तिष्क तक जाता है और जिससे व्यक्ति को मूत्र त्यागने की इच्छा होती है। मूत्राशय की मांसपेशियों का संकुचन और स्फिंक्टर मांसपेशी का विश्राम जो दाब को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन डैश हो सकता है। तो कोई भी तल में, कोई भी तल में होता है। अमीबा में द्विखंडन बाइनरी क्या होता है? अमीबा में द्विखंडन होता है जिसको हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं इन अमीबा। अमीबा एक अनियमित आकार का एकल कोशिका वाला जीव है। कैसा जीव है? एकल कोशिका। यह द्विखंडन नामक अलैंगिक प्रजनन एसेक्सुअल प्रोडक्शन विधि द्वारा विभाजित होता है। अमीबा के पास कोई निश्चित या कठोर संरचना नहीं होती है, इसलिए यह दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। जो तो कोशिका द्रव का विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। यह अमीबा का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश ग्रंथियों का वह हार्मोन स्रावित करती है जो मनुष्य में शरीर विकास को नियंत्रित करती है। इसका ऑप्शन क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि क्या करती है? वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है। वृद्धि हार्मोन क्या होती है? शारीरिक विकास को नियंत्रित करता है। शारीरिक विकास को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। यह हड्डियां, मांसपेशियों और अन्य ऊतकों में वृद्धि को उत्तेजित करता है। हड्डियों, मांसपेशियों और अन्य ऊतकों की वृद्धि में को उत्तेजित करता है। पीयूष ग्रंथि को अक्सर हम लोग किस नाम से जानते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथियां के कार्य को नियंत्रित करती है, कार्य को नियंत्रित करती है। थैंक यू थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिएगा। थैंक यू।